बिल्कुल, देखिए एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है एक बच्चे ने कि 80 दिन है, अगर मैं जीरो से शुरू करूं तो क्या हीरो बन सकता हूं। देखो, जीरो से शुरू करने में आप जीरो से शुरू नहीं कर रहे हो, ये तो डेफिनेटली मुझे पता है। अगर आपने स्टडी की है तो जीरो से कैसे शुरू करो, ये तो है नहीं कि आप स्कूल नहीं गए। स्कूल आप गए हो, कॉलेज आपने की है, ग्रेजुएशन की है, तभी तो एसआई के लिए अप्लाई करोगे। तो आप जीरो से नहीं शुरू कर रहे हो, आप शुरू सही कर रहे हो, लेकिन आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार इस बच्चे के सवाल का जवाब आपसे लूँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जो भी विद्यार्थी है उनको कि भाई आप जीरो से शुरू नहीं कर रहे हो। आपकी क्या है कि गैप बढ़ सकता है कि भाई 2 महीने नहीं पढ़े, 3 महीने। जीरो से कोई स्टार्ट नहीं करता। जो ग्रेजुएशन जिन्होंने बीएड एमएड कर रखी है, एमए कर रखी है ना, वो जीरो से कभी स्टार्ट नहीं करता। आज भी यदि आपके पेपर सामने आता है तो मैं ये दावा करता हूँ कि 40% क्वेश्चन आप कर ही दोगे। जीरो से स्टार्ट नहीं, आपके क्या है कि वो गैप पड़ जाता है कि मैंने 2 महीने से तैयारी नहीं करी। आज भी यदि आप प्रॉपर वे में प्रॉपर रणनीति बना के और यदि तैयारी करो तो आप माविजी सर से बात कर लेना एग्ज़ाम के बाद, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2 महीने है ना, तो 2 महीने लगा दीजिए पूरे। भाई 10 घंटे तैयारी करते हो तो 4 महीने ले लो, अभी 20 घंटे कर लो। सॉरी, 20 घंटे तो नहीं कर सकते हो, मुझे पता है, लेकिन आप अपना जो टाइम है मैक्सिमम टाइम स्टडी के साथ में स्पेंड करो। 4 घंटे करंट अफेयर्स को दे दो, ठीक है। बाकी 4 घंटे आप किसी पार्टिकुलर 2 सब्जेक्ट को लो जिसमें इन्होंने संविधान आपको बताया है, ठीक है, हिंदी आपको बताया है, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे सिलेक्शन वाले मार्क्स पे। हो सकता है? बिल्कुल आराम से हो सकता है सर, आराम से हो सकता है। क्योंकि मैंने कई जो आईएएस हैं उनके इंटरव्यू मैंने पढ़े हैं, मैंने भी देखे हैं। तो कई आईएएस के इंटरव्यू ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने 8-9 महीने में आईएएस बन के अच्छी रैंक के साथ आईएएस बने। तो अपने तो क्या है कि एसआई का एग्ज़ाम है तो 2 महीने में क्यों नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉपर वे में उचित मन से, अच्छी मेहनत से, अच्छी रणनीति से यदि आप तैयारी करते हो तो बिल्कुल नहीं सोचें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उम्मीद के साथ और आशा के साथ आपको अच्छी तैयारी करनी है। देखिए, घबराना नहीं है कि आपने आज इंटरव्यू देखा, आपको इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन मिला, एक कीड़ा अंदर खड़ा हो गया और 2 दिन पढ़ाई कर ली और तीसरे दिन नहीं यार नहीं हो पाएगा, तो पॉसिबल नहीं है चीज़ें। 2 महीने है ना, तो पूरे लगा दो 2 महीने, ठीक है। एक दिन भी मत छोड़ो, 1 घंटा भी मत छोड़ो। बस सोने के लिए 6 घंटे पर्याप्त है, खाने पीने के लिए 1 घंटा पर्याप्त है। मैंने सर ऐसे लोगों को देखा है जो सिलेक्शन के जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो नहाते नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये होता ही है। क्योंकि यदि जो उचित मन से तैयारी कर रहा है और उसका जुनून है, उसका लक्ष्य फिक्स है, तो नहाना वाना तो सर कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप 2 दिन से भी नहा रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप एग्ज़ाम के बाद आप दिन में 2 बार नहा लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यदि आप पढ़ रहे हो और आपका यदि वास्तव में नहाने की वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो ज़रूर आपको नहाना चाहिए सर। बिल्कुल, देखिए अगर आलस आता है, नहाने की ज़रूरत है तो नहाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। खाना और सोना ये 2 चीज़ें कंपलसरी है, ये मत बिल्कुल छोड़ना। अगर नहीं खाओगे तो हो सकता है जो मेंटल एबिलिटी है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए। देखिए, इन्होंने जो बड़ी चीज़ें बताई है वो आपने समझ ली है। मैं और कोशिश करता हूँ, आपके जो सवाल है, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है तो मैं वो पिकअप करूं। मेडिकल के बारे में पूछा है, जी बिल्कुल, हमने अभी तक मेडिकल के बारे में बात नहीं की है। अब हम मेडिकल को लेकर चर्चा कर लेते हैं, तो मेडिकल के बारे में डिटेल से बता दीजिए। जी सर, मेडिकल जो है वो फाइनल कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल होता है। और ये मेडिकल है जो कि अपने जयपुर में जो बड़ी हॉस्पिटल है, एसएमएस है, केविटिया है, इनमें होता है। तो मेडिकल में ये है कि आपकी शारीरिक जो संरचना है और आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो पुलिस प्रशासन के लिए सही नहीं है। ऐसी बीमारियों की जांच होती है, जैसे आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका चेस्ट का एक्सरे होता है, सोनोग्राफी होता है, आपके हाइट चेस्ट होते हैं। यानी ऐसी जांचें होती हैं जो पुलिस प्रशासन को ड्यूटी करने में आप बाधा नहीं बने। ऐसे मेडिकल, और मेडिकल में मुझे नहीं लगता कि किसान परिवार का है जिसने एसआई का फॉर्म लगाया है उसकी कोई समस्या होगी। हो सकता है मैक्सिमम यही है कि किसी के हाइट की समस्या हो, थोड़ी बहुत चेस्ट की समस्या हो, तो वो तो अपन फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी यदि मान लो आपकी चेस्ट में समस्या है तो वो तो अपन कवर कर ही सकते हैं। मेडिकल में इतना ज़्यादा इशू नहीं है। हाँ, मेडिकल में इशू बनता है आपका यदि आप कलर ब्लाइंडनेस है, जो आपको जो कलर नहीं दिखते, ऐसी बीमारी होती है ना, यदि वो है तो आपकी समस्या आ सकती है। अदरवाइज सर मुझे नहीं लगता मेडिकल में किसान परिवार के किसी बच्चे के साथ कोई समस्या आती है। बिल्कुल, देखिए एक मेरा पर्सनल सवाल है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं और मैंने भी अभी पिछले 2 साल से ये डबल बैटरी लगा लिया है, जिसको चश्मा भी बोलते हैं। तो क्या अगर नज़र वीक है, आई साइट अगर कमज़ोर है, जैसे मेरे 1.25 का ये लगा हुआ है,
ठीक है, तो क्या मेरा भी हो सकता है? जी जी बिल्कुल हो सकता है। चश्मे से भी यदि आपकी नज़र 6/6 है ना, तो आपको मेडिकल में कोई इशू नहीं होगा, आप फिट हैं। बिल्कुल, ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है। मैंने जब भी एसआई की अपडेट दी है, हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट आया है। तो आई साइट को लेकर इश्यू नहीं होता। वैसे सर मैंने क्लेरिफाई कर दिया था, लेकिन मैं आपके अगर मुंह से कहलवा दूं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते नहीं है चीज़ों को, वो सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा। कुछ लोग क्या है ना कि अफवाह फैला देते हैं कि तेरे चश्मा लगा है, तेरा तो होगा ही नहीं, तो फिर वो एक डाउट बन जाता है कि भाई ऐसे बोल दिया तो मैं क्या करूँगा। बिल्कुल, मेरे पास भी सर क्या है कि ऐसे बच्चों के फ़ोन आते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई मेरे हाथ में रोड है, समस्या आएगी क्या, मेरे पैर में दिक्कत है, मैं पहले एक बार गिर गया था, मेरा पैर टूट गया था। तो इन चीज़ों से कोई समस्या नहीं आएगी आपकी। समस्या ये है कि आपके फ्लैट पैर नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो पुलिस की नौकरी में आप बाधा बने, और अदरवाइज़ आप फिट हैं। मैं कहता हूँ किसान परिवार के जितने भी बच्चे हैं उनको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बढ़िया से तैयारी करो, और अपन क्या है कि गांव के छोटे शहरों के हैं तो अपन तैयारी करेंगे तो मेडिकल का इशू नहीं होगा बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए सारी जानकारी आपने सुनी है इनसे। कुछ और सवाल मैं लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम जब तैयारी करते हैं तो उस समय बहुत सारे जैसे हमारा जो मन है वो भटकता रहता है। कभी कोई फ्रेंड फ़ोन कर देता है कि देख मैं यहाँ जा रहा हूँ पार्टी में, आज मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं, तो जो मन है वो भटक जाता है, डाइवर्जन आता है। आपने इस डाइवर्जन के लिए क्या किया था? जी सर, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है आपको। यदि आपका लक्ष्य क्लियर है तो मुझे नहीं लगता ये छोटी चीज़ें हैं वो आपको डाइवर्ट कर पाएगी। यदि आप ये सोचो कि भाई मेरे दोस्त की शादी है उसमें नहीं जाऊँगा तो वो नाराज़ होगा, कोई बात नहीं, नाराज़ होगा तो अपन एग्ज़ाम होने के बाद मना लेंगे। लेकिन आपका मेन ये है कि आपका लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। एक मुझे क्या है कि मैं बताना चाहूँगा, बीच में बच्चों के ऐसे मेरे पास भी जो परीक्षार्थी हैं उनके फ़ोन आते हैं कि यार कॉन्फिडेंस लेवल की समस्या आती है कि कभी कभी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, कभी मतलब यूँ हाई हो जाता है। तो मैं आप सब विद्यार्थियों से बोलना चाहूँगा कि यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो आप ये समझो कि आप प्रॉपर दिशा में चल रहे हो, क्योंकि सीधी लाइन तो आपको पता है कि भाई मृत्यु की लाइन होती है। तो यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर नीचे हो रहा है तो आप ये समझो कि आप बिल्कुल सही लाइन पे और सही रास्ते पे और सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। तो कॉन्फिडेंस लेवल ये सबके साथ ही होता है कि कभी तो यूँ लगता है कि यार क्या पता अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और कभी यूँ लगता है कि यार नहीं अपन ने तो अच्छी तैयारी कर ली। तो कॉन्फिडेंस लेवल यदि आपका लो होता है तो आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कोई अच्छी चीज़ें पढ़ लो या कोई गाने सुन लो। तो कॉन्फिडेंस लेवल से आपको घबराना नहीं है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है, इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा ही होगा। जो परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करता है उसका 100% है कि कॉन्फिडेंस लेवल कभी ना कभी तो लो होगा ही होगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इतनी है कि आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आपकी मेहनत करने की दिशा सही होनी चाहिए और आप में जुनून होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये सबके साथ में होता है। कॉन्फिडेंस जो है वो अप डाउन होता रहता है। जब हम डेडिकेशन के साथ में 8-10 घंटे पढ़ाई करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत डर सताता है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको मैनेज करना है वो, ये नहीं कि आप डाउन आ रहा है तो उसको पूरा जीरो पर ले आओ, ये नहीं करना है। मैनेज आपको करके रखना है, अपने ऊपर भरोसा आपको दिखाना है, तभी आगे सफल हो पाओगे। अब कुछ बच्चों ने किताबों के बारे में पूछा है कि सर बुक्स के बारे में बताइए। एक बच्चे ने कहा है सर पॉलिटिकल के लिए कौन सी बुक पढ़ें? मैं जो भाई है उनसे बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल के लिए आजकल क्या है कि मार्केट में जो पब्लिशर्स हैं वो भी अच्छी बुक्स लाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो अपन सब हैं वो अपन सब जागरूक हैं। क्योंकि अपन यदि उस पर किताब लाने जाएंगे ना तो अपन उसके पेज पलट के ज़रूर देखेंगे कि इसमें कैसा मटेरियल है। तो मैं ऐसे कहता हूँ जो आपको उपयुक्त लगे, जो आपको जिसकी आपको लैंग्वेज सरल लगे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, वो किताब आप लेके आओ। कोई भी किताब को ये है कि भाई कोई समस्या नहीं आती कि भाई पहले आज से 10 साल पहले बात करें तो भाई हो सकता है कि भाई जो कंपटीशन की तैयारी करते थे वो नाम से उठा के लाते थे। आजकल क्या है कि अपन चाहे कितनी बढ़िया राइटर की किताब हो उसको अपन पलट के ज़रूर देखते हैं। तो और जो पब्लिशर्स हैं वो भी क्या है कि उसमें कंटेंट डालते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं डालते। तो जो आपको लैंग्वेज सरल लगे, जिससे आपको अच्छे से आप समझ सको, याद कर सको, वो बुक लेके आओ। मैंने बुक पढ़ी तो वो मुझे जिसकी लैंग्वेज सही लगी वो मैंने पढ़ी, और आपको जो लैंग्वेज जो सही लगती है आपके पास जो अभी अवेलेबल है, और उसमें यदि आपके जो सिलेबस दिया है वो टॉपिक सब हैं तो आपकी वो भी बुक बेस्ट है। किसी पर्टिकुलर बुक का तो अपन क्या नाम लेके भाई इस बुक से पढ़ो, उसमें से सब कुछ सुनाएंगे, ज़रूरी थोड़ी है। हो सकता है मैं आपको बुक बताऊं उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं है, या हो सकता है आप जो आपके पास जो बुक है वो आप अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हो।
तो बुक्स का ये है कि बुक्स जो आप के पास है वो बढ़िया से है, ज़रूरी यही है कि आप उसको बढ़िया से पढ़ें। बिल्कुल, देखिए जो भी बुक्स है ना आपके पास में, इनका कहने का मतलब सीधा है, जो भी बुक्स है आप उस पर फोकस कीजिए। होता क्या है सर, ये बहुत सारे बच्चों के साथ में होता है कि बुक्स ले आते हैं, किसी ने बोला कि ये बुक ले आओ, किसी ने बोला वो बुक ले आओ, बुक्स तो ले आते हैं और पढ़ते कोई भी नहीं है। तो उसका क्या बेनिफिट हुआ? अगर हम सही से देखें ना तो जो भी बुक्स है मार्केट में वो सब क्या कंपटीशन के लेवल के अकॉर्डिंग अच्छी है। तो आपके पास में जो भी सब्जेक्ट वाइज बुक है आप वो पढ़ सकते हैं। एक बच्चे ने पूछा है सर ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक पढ़ें, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको लेकर भी पूछा है। तो देखिए वही जवाब है सेम ही कि जो भी आपके पास में बेस्ट बुक है आप वो पढ़ लीजिए। हालांकि कुछ बुक्स होती है जिनमें त्रुटियां होती है, एरर होती है, मिस्टेक होती है, लेकिन वो कभी भी सिलेक्शन में मायने नहीं रखती है। बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल ये मार्केट में बहुत कम बुक्स ऐसी बची हैं जिनमें त्रुटियां हो, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। वो जो बुक्स पब्लिशर्स हैं उनमें भी तो कंपटीशन है, वो भी तो अपनी किताबों को मॉडिफाई करके अच्छे से कम त्रुटियां करके देते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हाँ हो सकता है कोई एक दो हो, तो वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। उन बुक्स को तो अपन वैसे भी इग्नोर करते हैं, यदि मैं बता भी दूंगा आपको तो भी वो आप लेकर नहीं आने वाले। तो बुक्स का यही है कि आपको जो सीधे शब्दों में और सरल शब्दों में लगे ना वो बुक लाओ और उस पर अपना पूरा भरोसा रखो कि भाई ये बुक्स पढ़ रहा हूँ मैं, इसी में से क्वेश्चन आएंगे और आपके 100% उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे।